हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर का। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे पहले हमने वेग पढ़ लिया है। अब वो जो वेग है रिएक्शन का, उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जैसे कि वेग में हमने पढ़ा था, वेग क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो वेग हम ऐसे पढ़ते थे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है? ये हमारा क्या है? सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, और ये क्या हमारा? परिवर्तन में लगा समय। कितना समय लगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को? तो ये बताता हमें क्या? वेग। अब इस वेग को, ठीक है, जो वेग है रिएक्शन का, उसको कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब घटा या बढ़ा सकता है या प्रभावित कर सकता है। ठीक है, क्या? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कारक है आपका अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। क्या होगा? रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होगी तो रिएक्शन हमारी कम होगी। ठीक है, मतलब कहने का हुआ कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है या जो रिएक्शन का वेग होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है? सांद्रता के समानुपाती। अगर सांद्रता हमारी ज्यादा होगी तो वेग भी क्या होगा? ज्यादा। सांद्रता अगर हमने कम कर दी तो उस अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की जो वेग है अभिक्रिया का, वो सांद्रता पर डिपेंड करता है। सांद्रता कम तो वेग कम, सांद्रता ज्यादा तो वेग ज्यादा। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट ए है मेरे पास और ए से क्या बनना है? पी बनना है। पी क्या है? प्रोडक्ट। ए क्या हमारा? रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मैं दो केस लेता हूं और उसमें आपको ये जानना पड़ेगा, एक ये हमारे पास, एक ये है, ए से पी। ठीक है, दो केस है हमारे पास। केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसको लिखूंगा मैं फर्स्ट और इसको लिखूंगा मैं सेकंड। ठीक है, तो ध्यान देना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने वेग में पढ़ा था। ठीक है, वेग में क्या पढ़ा था? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है और प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है। ठीक है, उसी को हम अभिक्रिया का वेग कह रहे थे। ठीक है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस कॉल्ड हमारे क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो यही हमने लिखा था। अब देखो, जितना इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा उतना ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा। अगर यहाँ x हमारा कम हो रहा है तो इधर x बनना होगा। ठीक, सपोज दैट ये जो हमारा रिएक्टेंट है, इसकी अगर मैं सांद्रता की बात करूं तो इसकी सांद्रता जैसे हम मोलरता में लिखते हैं, नॉर्मलता में लिखते हैं, ठीक है, और मोलरता में लिखते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां होती हैं हमारी कौन कौन सी? देखो, एक तो हम मोलरता में व्यक्त कर देते हैं, एक हम नॉर्मलता में व्यक्त कर देते हैं, एक हम मोलरता में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, n/10, n/20, m/10, m/20। तो ये विधियां होती हैं हमारी सांद्रता को व्यक्त करने की। अगर मैं यहाँ इसकी मोलर सांद्रता लिख दूं, ठीक है, यहाँ m/20 कितना लिख दूं? m/20 का मतलब हुआ 1/20 और 1/20 का मतलब क्या हो गया? इसको डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये आएगा, पहले तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, जीरो, फिर जीरो लगाना पड़ेगा, फिर कितना हो जाएगा? 1 2, फिर इससे अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 0.05। ठीक है, तो ये जो ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.05। और यहाँ पर अगर मैं इस ए की बात करूं तो ये हमारा m/ कितना है? 10। कितना है? m/10। ठीक है, यानी कि 1/10 कितना आ जाएगा? 0.1। कितना आ जाएगा? 0.1। ये कॉन्सेंट्रेशन 0.5 है, ये कॉन्सेंट्रेशन 0.05, ये 0.1। तो इनमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किसकी होगी? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हमारी ए वाले की होगी। किसकी होगी? ए वाले की। अर्थात ये जो हमारा ए से पी में प्रोडक्ट बनना है वो यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पर ज्यादा मिलेगा? जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ 0.05 है और यहाँ पर 0.1 है।
तो ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा, जो वेग होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसकी वजह से, कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक है, सांद्रता की वजह से। यहाँ सांद्रता क्या है हमारी, कम है, क्या है, सांद्रता कम, तो वेग कम। यहाँ सांद्रता कैसी है, सांद्रता हमारी अधिक है, ठीक है। जब सांद्रता अधिक हो गई तो उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि रिएक्शन का जो वेग है, ठीक है, या रिएक्शन की जो रेट है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करेगी, कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो लिखा क्या है, देखो पढ़ेंगे, कह रहा है अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। अगर हम सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया क्या होगी, हमारी तेज गति से होगी, ठीक है। और कह रहा और सांद्रता में कमी करने पर धीमी गति से होती है। अगर आपने सांद्रता कम कर दी तो वही रिएक्शन हमारी कैसी होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि धीमी गति से होगी। पर ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पर स्टार लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। क्या ये कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसमें, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर आपने ले ली तो उसके वेग पर, ठीक है, सांद्रता का परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। सांद्रता आप चाहे कम कर दो या ज्यादा कर दो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब आगे हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं की कोटि, वहां पर आपको बताया जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, और ये किस तरह से इस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, क्या, अभिकारक की सांद्रता। अगर सांद्रता ज्यादा है तो रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, सांद्रता कम है तो रिएक्शन हमारी कम होगी, ठीक है। तो ये कैसी होगी, आपकी धीमी गति से, कैसी होगी, आपकी धीमी गति से, और ये कैसी होगी, आपकी तीव्र, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा देर से बनेगा। अब इसकी तरह आप कितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसको मिटाने के बाद अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखूं, जैसे अगर हम मैग्नीज धातु ले लें, ठीक है, क्या करें, मैग्नीशियम धातु ले लें, Mg अगर आप धातु ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस HCl अगर आपने ले लिया, ठीक है, ऐसे दूसरा केस Mg प्लस HCl। अब करना क्या है, हमें केवल यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें परिवर्तन करना है। क्या करना है भाई, कॉन्सेंट्रेशन हमें बदलनी है, क्या करना है, बदलनी है। तो इसकी अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो ये हमारा कितना है, 2 मोल, ठीक है, क्या है, 2 मोल। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कितना हमारा 0.5 मोल, कितना है, 0.5 मोल, ठीक, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। मोल पर लीटर कर दो, 0.2 मोल पर लीटर और इतने मोल पर लीटर। 1 लीटर में इतने मोल है Mg के और दूसरे 1 लीटर में इतने मोल है Mg के, ठीक है। पर ये मैग्नीशियम जो है हमारी क्या होती है, धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है, ठीक है। तो ये मैंने मोल मान लिए हैं, ठीक है, क्या मान लिया, इसके मोल मान लिए। आप इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, H2SO4 और कुछ भी। अब देखो होता क्या है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgCl2 बनता है, क्या बनता है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम है कहानी यहीं पर भी होगी, क्या होगा, MgCl2 प्लस H2 गैस रिलीज, हाइड्रोजन गैस दोनों में रिलीज होगी, पर अंतर क्या होगा, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ज्यादा बनेगी, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है, मोर रैपिडली, क्या होगा, मोर रैपिडली, ठीक है। मान लो इस तरह से इसके इतने मोल या बबल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बबल्स बन गए। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके 4 या 5 ही बबल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कम रिलीज हो रही है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो ये अभिकारकों की सांद्रता इस तरह से हम घटाते बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता जाता है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास अभिकारकों की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरह से किसी भी रेट के किसी भी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करता है, घटाता है या बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो हमारे एटम होते हैं, उन एटम्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बात करूं यहाँ HCl की, किसकी, HCl की, मैं बात करूं यहाँ H2O की,
मैं बात करूं यहाँ NO की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ NO2 की, ये सभी क्या है हमारे मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स में जो हमारे एटम है, एटम्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होते हैं। तो ये इसके बीच में कितना बॉन्ड बनता है, H सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनता है इस तरह से, इस तरह से, ठीक। तो ये कहानी होती है। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड है, क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड है। अगर हमने रिएक्शन में लिया है, जैसे ये हमने लिया था रिएक्शन में, तो ये पे देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में हमारे पास दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। हम जानते हैं कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्या होती है, लेंथ ज़्यादा, ठीक है। डबल बॉन्ड की लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है। तो लेंथ में ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारा इजीली टूट जाता है। क्या होता है, इजीली टूट जाता है। ये दो बॉन्ड है तो इससे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है तो वो इजीली टूट नहीं पाता है, ठीक है। पर इसमें कहानी क्या है, क्या कहता है ये, कह रहे देखो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, यानी कि अभिकारक की जो नेचर है वो कैसा है, ठीक है। कह रहा अभिकारक अणुओं में परमाणुओं के बीच बंध टूटते हैं, जबकि उत्पादों में नए बंधों का निर्माण होता है। किसमें टूटते हैं, अभिकारक के बीच जो अणु, अभिकारक के अणु होते हैं उनके बीच में उनके परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टूटते हैं। और उत्पाद जब बनता है, ठीक है, क्या बनता है, उत्पाद जब बनता है तो नए बॉन्ड हमारे बनते हैं। कह रहे जिन अभिक्रियाओं में टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, वह धीमी गति से होती है। अगर बॉन्ड आपको ज़्यादा ब्रेक करने हैं तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, अर्थात वो रिएक्शन हमारी कैसी होगी, धीमी होगी। और जिनमें बंधों की संख्या कम होती है वह तीव्र गति से होती है। कैसे होती है, तीव्र गति से, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको बॉन्ड ज़्यादा तोड़ने पड़ जाएं तो अभिक्रिया कैसे होगी, हमारी स्लो। और बॉन्ड अगर आपको कम तोड़ने पड़ जाए तो अभिक्रिया कैसे होगी, आपकी फास्ट होगी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, सपोज दैट जैसे अगर ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, किसका, NO का और CH4 का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, NO का ऑक्सीडेशन करा दो भी, NO प्लस O2 ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन जाता है, ये बनाता है हमारा NO2। क्या बनाता है, NO2, ठीक है, NO प्लस O2 बनाता है कि हमारा NO2, ठीक है। बाकी बैलेंस कर लो, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हमारे पास, तीन ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो दूनी चार हो जाएंगे, और यहाँ पर भी दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी दो ऑक्सीजन, दो चार, और इधर भी चार हो जाएंगे। अब CH4 का करना है, किसका करना है, CH4 का प्लस O2, कंपेरिजन करना है हमें दोनों में, ठीक है। यानी कि NO का ऑक्सीडेशन और CH4 का ऑक्सीडेशन, ठीक है, इनमें पहले किसका होगा, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो ज्यादा किसकी होगी, NO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, NO2 का जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा CH4 के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, कम होगा या ज्यादा होगा। बनता क्या है, जब ये हमारा बनता है तो यहाँ CO2 और H2 बनता है। क्या बनता है, CO2 और H2 बना दो, CO2 प्लस H2, बाकी बैलेंस कर लो। यहाँ दो ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और यहाँ कितने हमारे पास, तीन ऑक्सीजन है, पर हम तीन नहीं बना सकते। यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ कितने हैं, दो, तो दो से मल्टीप्लाई करके देख लो, दो ऑक्सीजन ये दो ये चार, तो यहाँ दो से कर दें, सब बराबर हो गई कहानी, ठीक है। तो सब बराबर हो गए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो NO लिखा है और O2 लिखा है, ठीक है, NO और O2, सॉरी NO और CH4, क्या है, NO और CH4, इन दोनों में NO के ऑक्सीकरण की जो दर है वो CH4 से ज़्यादा है। क्या है, CH4 से ज़्यादा है, ठीक है, किसकी, NO के ऑक्सीडेशन की रेट CO और CH4 के ऑक्सीडेशन की रेट से अधिक है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, चार बॉन्ड।
तो यहाँ हमको 4 बॉन्ड तोड़ने, यहाँ हमको कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, एक डबल बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है, एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ 4 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तोड़ने हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा, एक सिंगल डबल बॉन्ड 4 सिंगल बॉन्ड की तुलना में जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 बॉन्ड, तो भाई लिखा है, देखो टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक होती है, वह धीमी होती है, ठीक है। क्या होती है, धीमी। तो इसमें टूटने वाले बंधों की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ टूटने वाला बंध कितना है, यहाँ एक बंध है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका जो रेट होगा, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीडेशन की रेट होगी वो तीव्र होगी, इसकी कैसी होगी, धीमी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो जहाँ टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक होती है, ठीक है, वह धीमी होती है। क्या करा, उल्टा कर दिया जी। ये वाला कैसा होगा हमारा, और ये हमारा कैसा होगा, धीमी, ठीक। यहाँ पर बॉन्ड हमारे कितने हैं, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर कितने हमारे पास, 4 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो ज्यादा बॉन्ड यहाँ पर है, कम बॉन्ड यहाँ पर है। ये कह रहा है उत्पादन में बनने वाले बंधों का निर्माण होता है, अभिक्रिया में टूटने वाले बंधों की संख्या अधिक होती है, वह धीमी होती है। तो यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड है, ज्यादा बंध तोड़ने पड़ेंगे, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, धीमी। यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जल्दी टूट जाएगा, तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, तीव्र, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है, इसका जो वेग है वो कैसा होगा, धीमा, इसका जो वेग है वो कैसा होगा, तीव्र, वेग तीव्र, और इसका वेग धीमा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि बॉन्ड जब हमारे ब्रेक होते हैं, क्या होता है, बॉन्ड जब हमारे ब्रेक होते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन भी डिपेंड करता है किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। मतलब इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमारा अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जहां आपको बॉन्ड ज्यादा तोड़ने पड़े तो समझ लेना अभिक्रिया कैसी होगी, आपकी धीमी। बॉन्ड अगर आपको कम तोड़ने पड़ रहे हैं तो अभिक्रिया कैसी होगी, आपकी तीव्र गति से होगी, ठीक है। 2 फैक्टर हो गए, और आगे भी फैक्टर हैं, उनको हम देखते हैं अभी। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक है जो कि ताप का प्रभाव, ठीक है। किस तरह से ताप कम या ज्यादा होने पर अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग परिवर्तित किस तरह से होता है जब हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं। सपोज अगर हम किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन ले लो आप, इसमें मान लो आपने H2O लगा दिया, क्या भर दिया है, H2O भर दिया है, ठीक है, और इधर से क्या डाला है, शुगर। ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। अब इसमें जो शुगर होगी वो नीचे भी होगी। जब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू करेंगे, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो होगा क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो उनके बीच में टक्करें ज्यादा होती है, ठीक है, टक्करें यानी जिसे हम कोलाइजन कहते हैं, ठीक है। टक्करें ज्यादा, जितनी ज्यादा टक्करें होंगी उतनी ही अभिक्रिया हमारी फास्ट होगी, ठीक है। टक्करें वो भी कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रभावी टक्करें, ठीक है। तो प्रभावी टक्करें जितनी ज्यादा होंगी रिएक्शन आपकी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ही क्या होता है, उसका वेग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिखा है, देखो तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत तेजी से रैंडमली गति करने लगते हैं, ठीक है, चारों दिशाओं में, ठीक है, गतिज ऊर्जा, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये चीज याद रखना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग सामान्य रूप से 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। अगर प्रत्येक स्टेप पर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका जो रेट है, ठीक है, या वेग है, वो कितना बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। अगर पूछ ले ताप गुणांक क्या है तो क्या कहेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, पर
अभिक्रिया के वेग नियतांकों का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ताप गुणांक, ताप गुणांक कितना हो जाएगा, के 35 अपॉन के 25, और इसका जो मान होता है वो 2 से कितना होता है, 2 से 3 होता है। कितना होता है इसका मान, 2 से 3 होता है। ठीक है, ताप गुणांक का 35 और 25 का। ठीक है, कितना होता है, 35 और 25। ठीक है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, के 35 क्या है, ये के 35 है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का हमारा क्या होगा, वेग नियतांक, और के 25 क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग नियतांक। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है अभिक्रिया के वेग नियतांकों का अनुपात 35-25। ठीक है, इसका मान कितना होता है, 2 से 3 होता है, ताप गुणांक कहलाता है। यही क्या कहलाता है, इसी को हम ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, या उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, सपोज ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, किसके, रिएक्टेंट्स के, किसके, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम इसका टेम्परेचर शुरू में सपोज दैट इसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी कुछ ना कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी। क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी। ठीक है, और इसी में हमने कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे शुगर मान लो, क्या है, ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें जब टक्करें होंगी तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे में घुल जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जैसे अब हमने 25 से कितना कर दिया, हमने 25 से कर दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही लिखा हुआ अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्टेप में बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो वेग है, ठीक है, वो कितना होता है, सामान्य रूप से दोगुना हो जाता है। यानी कि अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, अब होगी दोगुनी। कितनी, दोगुनी, यानी कि अब प्रोडक्ट हमारा दोगुनी स्पीड से बनेगा। और अगर हम और इसमें बढ़ा दें, क्या करते हैं, 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, अब हमने 10 और बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा, पहले 2 गुना हुआ, अभी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि अब प्रोडक्ट हमारा और इजीली और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक स्टेप में तो रिएक्शन 2 गुनी हो जाएगी, और 10 बढ़ाएंगे तो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 गुनी पहले हो चुकी थी, 2 गुनी इसमें होगी तो 4 गुनी हो जाएगी प्रारंभिक की। ठीक है, पहले से ज़्यादा 4 गुनी हो जाएगी जब हम 2 स्टेप 10 करके बढ़ाएंगे तो यही आपको याद रखना है। ताप का प्रभाव, और ताप का प्रभाव क्या है आपका, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों होता है, तापमान बढ़ाने से अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से ही अभिक्रिया का क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग सामान्य रूप से कितना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। कितना, 2 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में आपको इतना सही याद रखना है। अब बात आती है उत्प्रेरक का प्रभाव। ठीक है, क्या, उत्प्रेरक, जिनको हम कैटालिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटालिस्ट। ठीक है, जिस तरह से हमारे स्टमक के अंदर कुछ कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गन से भी रिलीज होते हैं, तो जब हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद वो एंजाइम्स हमारे पेट के अंदर भोजन में मिलते जाते हैं और भोजन के पचने की प्रक्रिया को सरल और उसमें कम समय में उसको पचा देते हैं। ठीक है, तो एंजाइम अगर रहेगा, क्या रहेगा, एंजाइम अगर रहेगा तो हमारे द्वारा खाया हुआ जो फूड है, क्या है, हमारे द्वारा खाया हुआ जो फूड है वो क्या होगा, जल्दी पच जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी पच जाएगा। ठीक है, और बिना एंजाइम के, सपोज दैट ये हमारा फूड है, क्या है, फूड है, ठीक, और इसका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। सपोज दैट ये डाइजेशन आपको 6 से 8 आवर ले रहा है, कितने, 6 से 8 घंटे में आपका डाइजेशन कंप्लीट कर रहा है। और अगर हम क्या करें, यहीं पर अगर हम क्या करें, इसमें एंजाइम मिला दें, क्या मिला दें, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम अगर आप मिला दोगे तो ये जो आपका 6 से 8 घंटे ले रहा है, ठीक है, डाइजेशन में, ये आपका 4 से 6 घंटे, ठीक है, कितना, 4 से 6 घंटे, यानी कि इससे कम समय में क्या हो जाएगा, आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। तो एंजाइम का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना या डिक्रीज कर देना। ठीक है,
एंजाइम दोनों काम कर सकते हैं। क्या कर सकता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, इंक्रीज करेगा कौन और डिक्रीज करेगा कौन? ये अलग अलग एंजाइम होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन जब भी बढ़ेगी तो समझ लेना कि उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्या होगी? जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, भाई इस बात को याद रखना। ठीक है, एनर्जी कौन सी वाली? एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो कम हो जाएगी। क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। कैसा होगा? धीमा हो जाएगा। तो ये करते क्या है? एंजाइम करते क्या है रिएक्शन में एंजाइम का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना? कम करना। ठीक, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं भाई? बढ़ा देते हैं। ठीक है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन हमारी स्लो होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। कैसी होगी? फास्ट होगी। ठीक है, तो एंजाइम का काम यही होता है। अब एंजाइम भी हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिएक्शंस में एक तो हमारा कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज यानी कि ऋणात्मक। दूसरा हमारा कैसा होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो जो हमारे धनात्मक वाले होते हैं, क्या होते हैं? जो धनात्मक वाले होते हैं इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये हमारा जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके वेग को बढ़ा देते हैं। इनका काम क्या होता है? EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देते हैं। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से निगेटिवली चार्ज यानी कि किसकी बात करेंगे हम? ऋणात्मक एंजाइम की बात करेंगे। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, किसको? EA को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। जब ये क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। जब ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो घट जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं आपकी यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम। ये डिपेंड करता है एंजाइम हमने कौन सा मिलाया है उसमें। ठीक है, तो एंजाइम हमको अपने पास से डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बनना, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, खूब पढ़ा होगा। हाइड्रोजन लेते हैं और हम नाइट्रोजन लेते हैं, उन दोनों को इकट्ठा करके रख देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं या कुछ घंटों बाद देखते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो अमोनिया गैस बन जाती है। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन प्लस हमने लिया नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर बना देते हैं NH3। क्या बनाते हैं? NH3 बराबर कर लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो सपोज ये रिएक्शन जो है हमारी ये कम से कम 2 दिन में अकर हो रही है। ठीक है, मान लो इसको 2 दिन का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 2 दिन का समय लग रहा है। अभी हमने एरो पे कुछ भी नहीं लिखा है तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर हमारा क्या होगा? अभी हमारे पास हमने इसमें कोई भी कैटालिस्ट नहीं डाला है। ठीक है, तो इसको हम अनकैटालाइज्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनकैटालाइज्ड, L/ACD। अनकैटालाइज्ड यानी कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। अभी हमने उत्प्रेरक नहीं डाला है तो ये जो रिएक्शन है हमारी मान लो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर 2 दिन में अमोनिया गैस बना लेंगे। अगर हम क्या करें? इसी पे उत्प्रेरक मिला दें। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं 3H2 + N2। ये बनाएंगे क्या? फिर वही बनाएंगे हमारी NH3। और अब करना क्या है आपको? अब इसमें आपने थोड़ा सा डाल देना रिएक्टेंट, कैटालिस्ट, जो कि हमारा क्या होता है? Fe। इस केस में Fe क्या करता है? हमारा कैटालिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो ये जो रिएक्शन है ये मान लो आपकी हो जाएगी 10 आवर्स में। कितने में? 10 आवर्स में, यानी कि 10 घंटे में भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारी 2 दिन में हो रही थी। तो ये क्या करता है? इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जो Fe है ये हमारा क्या है? ये हमारा काम करता है कैटालिस्ट की। ये हमारा काम करता है एज अ कैटालिस्ट। इसमें एक चीज और होगी कि ये कभी आपने देखा हो तो यहाँ पर एक और लिखा होता है MO। क्या लिखा होता है? MO, जिसको मोलिब्डेनम कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोलिब्डेनम। अब ये यहाँ पर पता क्या करता है, इसका काम यहाँ पर ये होता है, ये करता है को कैटालिस्ट की तरह काम। किसकी तरह? को कैटालिस्ट। ठीक है, को कैटालिस्ट, को कैटालिस्ट यानी कि सह उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये वाला इसको कहता है भी रिएक्शन कराओ, ठीक है, ये वाला इसको कहता है रिएक्शन कराओ, मतलब इसको मोलिब्डेनम Fe को उत्प्रेरित करता है, तब Fe जाके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को उत्प्रेरित करता है, तब जाके ये दोनों रिएक्शन करते हैं। अब ये बात भी याद रखना कि जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये अपरिवर्तित रहते हैं, ठीक है, ये अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि ये रिएक्शन में खर्च नहीं होते हैं, ना नष्ट होते हैं। जितना आपने इधर पे डाला था उतना ही आपका लास्ट में बच जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लास्ट में बच जाएगा। सपोज दैट आपने जो Fe है, अगर ये आपने Fe 500 ग्राम डाला, कितना डाला, 500 ग्राम डाला, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन के बाद जो आपका Fe होगा वो 500 ग्राम ही बचेगा। कितना बचेगा, 500 ग्राम, ठीक है, ना बिल्कुल भी कम होगा और ना ही बिल्कुल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में बिना भाग लिए क्या करते हैं, रिएक्शन को कराने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केवल रिएक्शन को कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको याद रखना। देखो कहता है वेग उत्प्रेरक का प्रभाव, ये अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है। परिवर्तित मतलब घटा या बढ़ा सकता है। किस तरह से घटाएगा, यह शीघ्रता से साम्यावस्था प्राप्त करने में सहायता करता है। साम्यावस्था, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा हमारा जल्दी से जब ये उत्प्रेरक होगा तो। और यह अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, अभिक्रिया में खर्च नहीं होता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो अभी हमने इधर पे ही देखा था। अब हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। तो धनात्मक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हमारा धनात्मक वाला है ये क्या करता है, ई यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करने का काम करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ऋणात्मक का काम क्या होता है, इसकी कहानी उल्टी सी हो जाती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं भाई साहब, और क्या हो जाता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये लाइन आपको क्या करनी है, इस तरह से याद रखनी है। एक्टिवेशन एनर्जी कम, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन कम। अब बात करते हैं इसका, एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, इसको इसी तरह से आपने याद रखना है। इधर वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कहानी हमारी 0 से है, इधर को मतलब आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रहा है, इस साइड में आपकी रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है। जैसे यहाँ पर क्या हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आगे को हमारी रिएक्शन हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर क्या हमारा रिएक्टेंट है, इधर को प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, इधर को प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर को क्या है, हमारी ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर को जा रही है। अब देखो मजे की बात, इसमें अगर हम बात करें, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये वाला, ये दिखा रहा है ईपी, ठीक है, किसकी, प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला जो पॉइंट है ई आर लिखा है, ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। सपोज यहाँ से जब हमारा अभिकारक अभिक्रिया करना शुरू करता है, मतलब कोलाइजन करना शुरू करता है, प्रोडक्ट में बदलने के लिए तैयार होता है, तो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट है ये एक्टिवेशन एनर्जी का। इस एक्टिवेशन एनर्जी को अगर इसने पार कर लिया तो फटाक से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं उनका काम यही होता है, या तो वो इसको बढ़ा देगा या तो इसको कम कर देगा। क्या कर देगा, या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। तो देखो अगर यहाँ से हमारा रिएक्टेंट चलता है और इस वाले पॉइंट को अगर पार कर गया तो इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वाले पॉइंट को अगर ये पार नहीं कर पाया तो इधर ही रह जाएगा, अर्थात ये हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको पार कराने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कैटलिस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कैटलिस्ट मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी एक एनर्जी। दूसरा एक हमने और ऊपर से बनाया है। अब इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है, इस वाले की अगर हम बात करें और इस वाले की अगर हम बात करें, दोनों में अंतर क्या है पता है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है और इसकी यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये इसके लिए है, ठीक है, और ये ई डैश ए लिखा हुआ है, ये केवल इसके लिए है, ठीक है, यहाँ पर वाले के लिए।
यहाँ पर हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्या है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कम है और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। देखो यहाँ से यहाँ तक की है नहीं है, तो आप ऐसे करके इधर से ड्रॉ कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली हमारी जो ई ए है वो कितनी है, ज्यादा, ई डैश ए है वो कितनी है, कम। अब ई ए और ई ए डैश में इसमें डाला क्या गया है ये आपको देखना है, ठीक है। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो हम कहते हैं कि वहां पर हम क्या डालते हैं, देखो कौन सा डाला हमने, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या डाला है, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेरक हमारा है, क्या है, उत्प्रेरक, ठीक है। कौन सा वाला, धनायन वाला। इधर पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा कर देगा, तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, तब जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा, ऊर्जा चाहिए होगा। तो यहाँ का लिखेंगे उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, यहाँ पर उत्प्रेरक हमारा नहीं है, ठीक है। क्या है, यहाँ उत्प्रेरक नहीं है, और अगर उत्प्रेरक होगा भी तो कौन सा होगा हमारा, ऋणायन वाला, ठीक है। कौन सा होगा, ऋणायन वाला, जो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या था, उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है। एक पॉइंट आपका और रह गया, जो क्रिया के सतह क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक मैं ऐसे, अगला है हमारे पास लास्ट, ठीक है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अभिकारकों का, किसका, अभिकारकों का, ठीक है, या अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम या ज्यादा होगा तो क्या असर पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। सपोज अगर हम बात करें ये हमारे पास मान लो कोई मिट्टी का टुकड़ा है, क्या है, मिट्टी का, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस मिट्टी के टुकड़े को घिस दें, क्या करें, घिस के इसका चूरा बना ले, यानी कि पाउडर बना ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा स्पेस को घेरेगा, क्या करेगा, अधिक स्पेस को घेरेगा, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इतना ही जितनी जमीन पर ही रखा हुआ है, और इसका यहाँ पर इतना हो जाएगा जिसकी जितनी जमीन पर यहाँ पर ही रखा हुआ है। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, कम, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कम होगा, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया होगा, वो क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट पाउडर की फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, रिएक्टेंट अगर हमारे पास पाउडर की फॉर्म में है तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। कैसा होगा, रिएक्शन हमारा फास्ट होगा, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि चौक का टुकड़ा ले लूं, क्या ले लो, चौक का टुकड़ा, ठीक है। तो चौक का टुकड़ा सपोज दैट इसी तरह से होता है, इसको अगर आप यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये जितनी जगह घेरेगा, ठीक है। सपोज इस तरह से जगह, ये इतनी जगह घेर लेगा, ठीक है। अगर हमने रखा तो इतनी जगह घेर लेगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हमने उसका चौक के टुकड़े का पाउडर बना दिया तो वो जितनी जगह घेरेगा, ठीक है, इस तरह से जितनी जगह घेरेगा वही क्या होगा, उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो सरफेस एरिया पाउडर की फॉर्म में बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, अभिक्रिया उतनी ही तेज हो जाती है, अर्थात उस अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं साहब, कण का आकार जितना छोटा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही अधिक होगा। आकार यानी कि ये जो पाउडर है, पाउडर फॉर्म में हमने ले लिया है, ठीक है, कोई भी आपका मैटर, ठीक है। तो छोटा आकार हो गया तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और अभिक्रिया भी उतनी ही तीव्र होगी। क्या होगी, अभिक्रिया भी उतनी फास्ट होगी। इसलिए अभिकारक पाउडर की अवस्था में होगा तो अभिक्रिया तीव्र होगी। इसलिए हमारा जो अभिकारक है उसको अगर आपने पाउडर की फॉर्म में ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि अभिक्रिया जल्दी से आपकी हो जाएगी। अगर हम बात करें जैसे मैग्नीशियम धातु ले लो, क्या ले लो, एक मैग्नीशियम की रिबन ले लो आप, और एक क्या बना लो, उस मैग्नीशियम का पाउडर बना लो।
फिर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर ज़्यादा होती है या रिएक्शन हमारी कौन सी जल्दी होती है। फॉर एग्जांपल की अगर हम यहाँ पर बात करें, ये मेरे पास है मैग्नीशियम क्या रिबन, ये क्या है हमारे पास मैग्नीशियम की अगर रिबन है, रिएक्ट करेगी किससे, फर्दर हाइड्रोक्लोराइड से। और हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है ये मेटल है हमारी, मेटल जब भी एसिड से रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है भाई, क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं। ठीक, बनेगा कि आपका फिर वही बन जाएगा Mg और Cl2, बाकी बैलेंस कर लेना, यहाँ 2 कर देना और इधर पे 2 कर देना। आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, इसी मैग्नीशियम का क्या लेंगे, पाउडर लेंगे, क्या लेंगे, इसकी हम पाउडर फॉर्म लेंगे, प्लस रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, बनेगा फिर से वही MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगी। अब बात ये आती है कि जब हम पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं मैग्नीशियम, तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन के रिलीज होने की रेट है वो क्या होगी, तेज होगी, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर रैपिडली रिलीज होगा, क्या होगा, तेजी से निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा, कम निकलेगा, क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हम कहेंगे कि इस वाले की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, किसकी, इस वाले की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, ROR, इसकी ROR क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हमारा पाउडर फॉर्म में है, और जब पाउडर फॉर्म में तो क्या करता है, वो अधिक स्पेस को घेरता है, यानी कि उसका जो सरफेस क्षेत्र, सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो हमारी रिएक्शन भी क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, सपोज दैट इसके बबल्स क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे, क्या होंगे, इसके बबल्स ज़्यादा, और यहाँ पर निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है इसके बबल्स क्या होंगे, कम बनेंगे। ठीक, यही था आपको, ये कुछ ऐसे कारक थे 4-5 जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे थे, मतलब घटा या बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो घटा या बढ़ा की जब बात आती है तो वहां पर घटा या बढ़ा में हम देखते हैं कौन सी चीजें, कैटालिस्ट। ठीक है, तो कैटालिस्ट क्या करते हैं, घटा भी देते हैं और बढ़ा भी देते हैं, तो वहां पर उसको याद रखना है। बाकी आपने 4 जो देखे थे, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, अगर आपको याद हो तो, सबसे पहले बात हमने की थी सांद्रता की, किसकी, नंबर 1 हमने पढ़ा था सांद्रता। ठीक, तो सांद्रता भी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ROR के। अगर आप सांद्रता को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने देखी थी, दूसरा क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स में हमने देखा था बॉन्ड ब्रेकिंग, क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, अगर आपके पास बॉन्ड कैसे हैं, बॉन्ड अगर आपके पास ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, बॉन्ड अगर आपके पास ज़्यादा है तो ROR क्या होगा, ROR आपका कम होगा। अगर आपके पास बॉन्ड तोड़ने के लिए कम है, क्या है, बॉन्ड तोड़ने के लिए कम है, तो आपका जो ROR है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है, इसमें हमने NO2 वाला, NO वाला एग्जाम्पल देखा था, इसमें हमने CH4 वाला एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, तीसरा क्या लिया था हमने, तीसरा क्या था बताओ फटाफट से, अगर आपको याद हो तो बताओ, तीसरा क्या था, टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड वन हमारा क्या था, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर भी हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R/R के। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, थर्ड। फोर्थ वाला हमने क्या लिया था, जरा बताइए, फोर्थ वाले में हमने क्या पढ़ा था, फोर्थ वाला पढ़ा था हमने कैटालिस्ट, CATALYST, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये हमने पढ़े थे 2 प्रकार के, कौन कौन से, 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो था हमारे पास धनात्मक, दूसरा हमारे पास था ऋणात्मक। धनात्मक वाला क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, क्या करता है, कम कर देता है, और रेट ऑफ रिएक्शन को ROR क्या हो जाता है, जब बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम, ROR ज़्यादा।
इसका काम क्या होता है, रेनायन वाले का, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है तो हमारा ROR क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या था, सरफेस एरिया। क्या था, रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया क्या कहता है, अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ROR के। बिल्कुल सही बात है सर, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है अगर आपका पाउडर फॉर्म में हो तो रिएक्शन आपकी जल्दी होगी। क्या होगा, रिएक्शन आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 5 ऐसे टॉपिक थे जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और मिलते हैं इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।